बारिश की हल्की बूंदें उस रात लखनऊ की सड़कों पर गिर रही थीं। सड़क किनारे लगी पीली बत्तियां पानी में धुंधली परछाइयां बना रही थीं। मैं अपनी खिड़की के पास बैठा था और सामने मेज पर रखी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। कुछ केस समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सालों बाद भी आपकी नींद चुरा लेती हैं। यह उन्हीं कहानियों में से एक थी। मेरा नाम सुगम कौशिक है, और अगर तुम मुझसे पूछो कि मेरे जीवन का सबसे अजीब केस कौन सा था, तो शायद मैं तुम्हें इसी कहानी के बारे में बताऊंगा। क्योंकि इस कहानी में एक मरा हुआ आदमी तस्वीरों में दिखाई देता था, और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह आदमी सच में मर चुका था। 20 साल पहले। केस की फाइल खोलने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा काम है। मैं जानना चाहता हूं कि सुगम कौशिक की ये फाइलें भारत के किस कोने तक पहुंच रही हैं। तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कि आप इस वीडियो को किस शहर या किस जगह से देख रहे हैं। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर छोड़िएगा। जिस किसी का कमेंट मुझे सबसे बेहतरीन और दिलचस्प लगेगा, उसे मैं अपनी अगली वीडियो में एक स्पेशल शाउट आउट दूंगा। तो चलिए, अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। और अब शुरू करते हैं आज की ये अनसुलझी पहेली। यह बात लगभग 1976 की है। उन दिनों मैं और कबीर लगातार कई केसों में उलझे हुए थे। हम दोनों थके हुए थे, और सच कहूं तो मैं कुछ दिनों की शांति चाहता था। लेकिन जासूसों की जिंदगी में शांति अक्सर ज्यादा देर नहीं टिकती। उस शाम लगभग 7 बजे मेरे घर का फोन बजा। पुराना काला टेलीफोन, जिसकी घंटी हमेशा किसी मुसीबत की खबर लेकर आती थी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई। क्या मैं सुगम कौशिक से बात कर रहा हूं? जी। कुछ पल खामोशी रही। फिर आदमी बोला, मेरा नाम देवेंद्र राय है। मैं कलकत्ता से बोल रहा हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह कई रातों से सोया न हो। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने पूछा, मामला क्या है? दूसरी तरफ फिर कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर उसने धीरे से कहा, एक आदमी मर चुका है, लेकिन उसकी तस्वीरें अब भी खींची जा रही हैं। उस एक वाक्य ने कमरे की हवा बदल दी। कबीर सामने बैठा चाय पी रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने फोन पर पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? देवेंद्र राय की आवाज और धीमी हो गई। अगर आप सच जानना चाहते हैं, तो कलकत्ता आ जाइए। और लाइन कट गई। कमरे में कुछ पल तक सिर्फ बारिश की आवाज गूंजती रही। कबीर ने पूछा, अब क्या हुआ? मैंने धीरे से रिसीवर रखा। लगता है फिर से कोई कहानी हमारा इंतजार कर रही है। अगली सुबह हमारी ट्रेन कलकत्ता के लिए रवाना हुई। सफर लंबा था। खिड़की के बाहर खेत, छोटे स्टेशन, बारिश से भीगी पटरियां, सब पीछे छूटते जा रहे थे। कबीर ने अखबार मोड़ते हुए पूछा, तुम्हें सच में लगता है कि कोई मरा हुआ आदमी तस्वीरों में दिख सकता है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, लेकिन मुझे यह जरूर लगता है कि कोई चाहता है कि लोग ऐसा सोचें। कबीर ने सिगरेट सुलगाई। मतलब फिर कोई चाल? मैंने बाहर देखते हुए कहा, हर रहस्य के पीछे दो चीजें होती हैं, डर और इंसान। और अक्सर इंसान ज्यादा खतरनाक होता है। 2 दिन बाद हम कलकत्ता पहुंचे। 1970 का कलकत्ता।
एक अलग ही शहर था। पुरानी ट्रामें, सड़क किनारे चाय की दुकानें, हर तरफ भीड़ और हवा में अजीब सी नमी। लेकिन उस शहर में एक और चीज थी, एक बेचैनी, जैसे कोई शहर के ऊपर चुपचाप नजर रख रहा हो। देवेंद्र राय का घर उत्तर कलकत्ता की एक पुरानी हवेली में था। ऊंची छतें, लकड़ी की सीढ़ियां और दीवारों पर दर्जनों तस्वीरें। जब हमने दरवाजा खटखटाया तो लगभग 55 साल का एक आदमी सामने आया। साफ सुथरे कपड़े, लेकिन आंखों में थकान। सुगम कौशिक जी। उसने तुरंत हमें अंदर बुला लिया। कमरे में घुसते ही मेरी नजर दीवार पर टंगी एक बड़ी तस्वीर पर गई। एक आदमी कैमरा पकड़े मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अजीब आत्मविश्वास था। देवेंद्र ने धीरे से कहा, यह नीलाश सेन है, भारत के सबसे मशहूर फोटोग्राफरों में से एक। मैंने पूछा, और अब? देवेंद्र ने गहरी सांस ली। अब? वह मर चुके हैं। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। कबीर ने पूछा, कैसे? देवेंद्र ने जवाब दिया, 3 हफ्ते पहले उनकी लाश हुगली नदी के किनारे मिली थी। पुलिस ने कहा दुर्घटना थी, लेकिन वह रुक गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मुझे नहीं लगता कि वह दुर्घटना थी। मैंने पूछा, क्यों? देवेंद्र धीरे धीरे उठा। फिर एक पुराना लिफाफा लेकर आया। उसने उसमें से कुछ तस्वीरें निकालीं। काले सफेद फोटो, पुराने कैमरे से खींचे गए। उसने पहली तस्वीर मेरी तरफ बढ़ाई। एक सड़क का दृश्य, बारिश, कुछ लोग, एक ट्राम, सामान्य तस्वीर। फिर मेरी नजर पीछे खड़े एक आदमी पर गई। काला कोट, टोपी और आधा चेहरा धुंध में छिपा हुआ। मैंने दूसरी तस्वीर देखी। इस बार कोई बाजार था, लेकिन वही आदमी फिर पीछे खड़ा था। तीसरी तस्वीर, रेलवे प्लेटफॉर्म, और वही आदमी फिर मौजूद। मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। कबीर ने पूछा, तो? देवेंद्र की आवाज धीमी हो गई। अब आखिरी तस्वीर देखिए। उसने कांपते हाथों से आखिरी फोटो मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने तस्वीर हाथ में ली, और अगले ही पल मेरी उंगलियां रुक गईं। वह तस्वीर नीलाश सेन की मौत से ठीक एक दिन पहले की थी। लेकिन तस्वीर के पीछे जो आदमी खड़ा था, वह कोई और नहीं, राघव बोस था। एक सीरियल किलर, जिसे पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 20 साल पहले फांसी दी जा चुकी थी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कबीर ने धीरे से कहा, यह मजाक है क्या? देवेंद्र ने सिर हिलाया। काश होता। मैं तस्वीर को ध्यान से देखता रहा, और उसी पल मुझे पहली बार एहसास हुआ, यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। यह कहानी तस्वीरों के अंदर छुपे एक ऐसे सच की है जो शायद कोई देखना नहीं चाहता था। कलकत्ता की रातों में एक अजीब बात होती है। दिन भर जितना शोर शहर में गूंजता है, रात उतनी ही खामोश हो जाती है। और उस खामोशी में अगर कोई रहस्य छुपा हो, तो उसकी आवाज और साफ सुनाई देती है। उस रात मैं सो नहीं पाया। देवेंद्र राय के घर के गेस्ट रूम में बैठा मैं बार बार वही तस्वीरें देख रहा था। 4 तस्वीरें, 4 अलग जगहें, और हर तस्वीर में वही आदमी, राघव बोस, एक ऐसा सीरियल किलर जिसका नाम मैंने पहले भी सुना था। 20 साल पहले कलकत्ता पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।
उस पर 5 हत्याओं का आरोप था और कहा जाता है कि हर हत्या के बाद वह अपने विक्टिम्स की तस्वीरें खींचता था। फिर एक दिन उसे फांसी दे दी गई। कहानी खत्म हो गई। कम से कम दुनिया यही मानती थी। लेकिन अब वह फिर तस्वीरों में दिखाई दे रहा था। कबीर कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में चाय थी। अब तक जाग रहे हो? मैंने तस्वीरें मेज पर फैला दी। कुछ अजीब है इनमें। कबीर मेरे सामने बैठ गया। भूत वाला अजीब या इंसानी वाला? मैं हल्का सा मुस्कुराया। हर बार तुम यही उम्मीद करते हो कि मैं भूतों पर यकीन कर लूं। कबीर ने सिगरेट जलाई। और हर बार तुम साबित कर देते हो कि इंसान भूतों से ज्यादा डरावने होते हैं। कुछ पल तक हम दोनों तस्वीरों को देखते रहे। फिर मैंने धीरे से कहा, इन तस्वीरों में एक चीज कॉमन है। क्या? मैंने पहली तस्वीर उठाई। यह आदमी हर बार कैमरे की तरफ देख रहा है। कबीर थोड़ा आगे झुका। और सच में हर तस्वीर में राघव बोस सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि उसकी तस्वीर ली जा रही है। कबीर ने धीरे से कहा, मतलब वह छुप नहीं रहा था? मैंने सिर हिलाया। नहीं, वह जानबूझकर दिखाई दे रहा था। कमरे में हल्की ठंड बढ़ गई। तभी बाहर बिजली चमकी और उसी पल खिड़की के बाहर मुझे एक परछाई दिखाई दी। अंदर हल्की सी केमिकल की गंध थी। पुराने कैमरे, फोटो फ्रेम और दीवारों पर दर्जनों तस्वीरें। कमरे में घुसते ही मुझे एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई अभी भी यहां मौजूद हो। कबीर इधर-उधर देखने लगा। आदमी टैलेंटेड था। मैंने सिर हिलाया। नीलाश सिर्फ फोटोग्राफर नहीं था, वह मोमेंट्स पकड़ता था। और शायद कुछ ऐसे राज भी जो दूसरों को दिखाई नहीं देते थे। देवेंद्र हमें पीछे वाले कमरे में ले गया। यहीं उसकी आवाज धीमी हो गई। यहीं उन्होंने अपनी आखिरी तस्वीर डेवलप की थी। कमरा छोटा था। लाल रंग की डिम लाइट जल रही थी। टेबल पर केमिकल्स रखे थे और कोने में एक पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा था। मैंने पूछा, क्या पुलिस ने सब चेक किया था? देवेंद्र ने कहा, हाँ, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। मैं धीरे धीरे कमरे का निरीक्षण करने लगा। तभी मेरी नजर दीवार पर लगे एक छोटे नोट पर गई। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कुछ चेहरे मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। मेरे हाथ रुक गए। कबीर ने नोट पढ़ा। यह नीलाश ने लिखा होगा। देवेंद्र ने कहा, उनकी हैंडराइटिंग लगती है। मैंने नोट जेब में रख लिया। तभी मुझे एक हल्की आवाज सुनाई दी। टक टक टक, जैसे ऊपर कोई चल रहा हो। हम तीनों एक साथ छत की तरफ देखने लगे। देवेंद्र घबरा गया। ऊपर तो कोई नहीं रहता। आवाज फिर आई, धीमी लेकिन साफ। कबीर तुरंत सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। चलो। हम ऊपर पहुंचे। ऊपर एक छोटा स्टोर रूम था। दरवाजा आधा खुला हुआ। मैंने धीरे से उसे खोला। कमरा खाली था, लेकिन अंदर धूल पर ताजे जूतों के निशान बने हुए थे। किसी ने अभी अभी वहां कदम रखे थे। कबीर खिड़की तक गया। खिड़की खुली हुई थी। बाहर बारिश हो रही थी और नीचे सड़क पर एक आदमी तेजी से भीड़ में गायब हो रहा था। काला कोट, टोपी। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर धीरे से बोला, कोई हमें देख रहा है। उस शाम हम कलकत्ता पुलिस मुख्यालय पहुंचे।
पुरानी इमारत, लंबे गलियारे और हर तरफ फाइलों की गंध। वहां हमारी मुलाकात इंस्पेक्टर अजय कुमार नंद से हुई। पतला लंबा आदमी, तीखी आंखें और बोलने से ज्यादा देखने की आदत। तो आप ही हैं सुगम कौशिक? उसने हाथ मिलाया। आपके बारे में बहुत सुना है। कबीर मुस्कुराया। उम्मीद है अच्छा ही सुना होगा। अजय हल्का हंसा। फिर उसने एक पुरानी फाइल मैच पर रखी। राघव बोस। मैंने फाइल खोली। अंदर पुरानी तस्वीरें थीं, न्यूज कटिंग्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इंटेरोगेशन नोट्स। अजय धीरे से बोला, 20 साल पहले कलकत्ता इस आदमी से डरता था। वह अपने विक्टिम्स को मारने के बाद उनकी तस्वीरें खींचता था और हर क्राइम सीन पर एक चीज छोड़ता था। मैंने पूछा, क्या? अजय ने फाइल से एक तस्वीर निकाली। उसमें एक छोटा सा सिंबल बना था, एक काला वृत्त जिसके बीच में एक सफेद बिंदु। मैंने धीरे से कहा, यह क्या है? अजय ने सिर हिलाया। कभी पता नहीं चला। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा। नीलाश सेन की लाश के पास भी यही सिंबल मिला था। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मेरे हाथ धीरे धीरे फाइल पर कस गए। इसका मतलब सिर्फ एक था। कोई 20 साल पुराने किलर की कहानी दोबारा शुरू कर चुका था। और शायद यह सिर्फ शुरुआत थी। उस रात कलकत्ता की हवा पहले से ज्यादा भारी लग रही थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन सड़कों पर पानी अब भी जमा था। ट्राम की घंटियां दूर कहीं सुनाई दे रही थीं, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, राघव बोस, एक मरा हुआ सीरियल किलर जिसका नाम फिर से जिंदा हो चुका था। मैं होटल के कमरे में बैठा पुरानी फाइलें देख रहा था। कबीर खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम्हें नहीं लगता कोई जानबूझकर हमें उसी दिशा में धकेल रहा है? मैंने फाइल बंद कर दी। हाँ, और सबसे खतरनाक बात यह है कि वह चाहता है हम उसके पीछे आए। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर मैंने जेब से वह छोटा नोट निकाला जो नीलाश सेन के डार्क रूम में मिला था। कुछ चेहरे मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। मैंने धीरे से कहा, यह लाइन किसी डरे हुए आदमी ने लिखी है, या किसी ऐसे इंसान ने जिसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। कबीर ने पूछा, मतलब नीलांश को पता था कि वह खतरे में है? मैंने सिर हिलाया। शायद आखिरी दिनों में उसे समझ आ गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। 3 धीमी चोटें। टक टक टक। मैं और कबीर एक दूसरे को देखने लगे। इतनी रात को कौन हो सकता था? कबीर धीरे धीरे दरवाजे तक गया। उसने हैंडल पकड़ा और अचानक दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली गलियारा और फर्श पर पड़ा एक छोटा लिफाफा। कबीर ने तुरंत उसे उठा लिया। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक फोटो थी, काले सफेद रंग की पुरानी तस्वीर। उसमें एक छोटी लड़की मुस्कुरा रही थी, लगभग 10 साल की। लेकिन तस्वीर के पीछे लाल स्याही से एक लाइन लिखी थी, पहली गलती हमेशा मासूमियत होती है। मेरे अंदर एक अजीब ठंडक उतर गई। कबीर ने पूछा, यह कौन है? मैंने तस्वीर को ध्यान से देखा और तभी मेरी नजर तस्वीर के कोने पर गई। वहां वही सिंबल बना था, काला वृत्त, बीच में सफेद बिंदु। अब यह साफ था,
कोई हमारे बहुत करीब था और वह खेल शुरू कर चुका था। अगली सुबह इंस्पेक्टर अजय कुमार नंद का फोन आया। आप दोनों तुरंत स्टूडियो आइए। उसकी आवाज गंभीर थी। हम तुरंत वहां पहुंचे। अजय बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। हमें कुछ मिला है। हम अंदर गए। डार्क रूम की दीवार के पीछे एक छोटा हिडन कंपार्टमेंट था और उसके अंदर एक पुरानी डायरी। अजय ने कहा, पुलिस इसे पहले नहीं ढूंढ पाई। मैंने डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों पर फोटोग्राफी नोट्स थे। कैमरा एंजल्स, लाइटिंग, रैंडम ऑब्जर्वेशंस। लेकिन जैसे जैसे पन्ने आगे बढ़े, लिखावट बदलने लगी। शब्द जल्दी जल्दी लिखे गए थे, जैसे लेखक घबराया हुआ हो। मैंने पढ़ना शुरू किया। 15 जून 1976। आज फिर वह आदमी दिखाई दिया। पहले मुझे लगा यह भ्रम है, लेकिन अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि वह मेरा पीछा कर रहा है। कबीर चुपचाप सुन रहा था। मैंने अगला पन्ना पलटा। 18 जून। मैंने आज उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन जब फोटो डेवलप हुई तो उसका चेहरा धुंधला था, जैसे कैमरा उसे पकड़ नहीं पा रहा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। मैंने अगला पन्ना खोला और वहां सिर्फ एक लाइन लिखी थी, राघव बोस मर चुका है। तो फिर यह कौन है? मेरी उंगलियां रुक गईं। कबीर ने धीरे से कहा, मतलब नीलांश को भी यकीन नहीं था। मैंने सिर हिलाया। लेकिन तभी मेरी नजर डायरी के आखिरी पन्ने पर गई। वहां एक नाम लिखा था, शांतनु मुखर्जी, और उसके नीचे पता। अजय ने पूछा, जानते हैं इसे? मैंने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन लगता है यही अगला दरवाजा है। शाम तक हम उस पते पर पहुंच गए। उत्तर कलकत्ता की पुरानी कॉलोनी, संकरी गलियां, पुराने मकान और हर खिड़की से झांकती निगाहें। आखिरकार हम एक जर्जर बंगले के सामने रुके। लोहे का पुराना गेट आधा टूटा हुआ था। कबीर ने धीरे से कहा, यह जगह तो हॉन्टेड लग रही है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच कहूं, मुझे भी वही महसूस हो रहा था। हम अंदर गए। दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा, धूल और सीलन की गंध। मैंने आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं। हम धीरे धीरे अंदर बढ़े। तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। कबीर तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा। मैं उसके पीछे था। ऊपर पहुंचकर हमने देखा, एक कमरा खुला हुआ था और कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पड़ी थी। उस पर एक आदमी बैठा था, सिर नीचे झुका हुआ, बिल्कुल स्थिर। कबीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। मिस्टर शांतनु? कोई जवाब नहीं। मैं करीब पहुंचा और अगले ही पल मेरे कदम रुक गए। वह आदमी मर चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके हाथ में एक पुरानी फोटोग्राफ थी। मैंने कांपते हाथों से तस्वीर ली। तस्वीर में 4 लोग खड़े थे। उनमें से एक नीलांश सेन था, दूसरा राघव बोस और तीसरा आदमी ठीक मेरे पीछे खड़ा था। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ खुली खिड़की और हवा में हिलता पर्दा। उस कमरे की हवा अचानक बहुत भारी लगने लगी थी। पुरानी खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे को हिला रही थी और सामने कुर्सी पर बैठा शांतनु मुखर्जी
अब सिर्फ एक लाश था। कबीर धीरे धीरे उसके पास झुका। शरीर अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ। मैंने घड़ी देखी। मतलब मौत कुछ देर पहले हुई है। कमरे में चारों तरफ बिखरे कागज पड़े थे, पुरानी किताबें, फोटो नेगेटिव्स और धूल से ढकी अलमारियां। लेकिन मेरी नजर अब भी उस तस्वीर पर थी। 4 आदमी, नीलाश सेन, राघव बोस, शांतनु मुखर्जी और चौथा आदमी, जिसका चेहरा आधा छाया में था। कबीर ने तस्वीर मेरी तरफ से खींची। यह फोटो कितनी पुरानी होगी? मैंने धीरे से कहा। कम से कम 20 साल। लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि ये चारों एक साथ क्या कर रहे थे। तभी इंस्पेक्टर अजय कमरे में दाखिल हुआ। उसने लाश को देखा, फिर धीरे से बोला, कमाल है। हम जहां भी पहुंचते हैं वहां कोई पहले से मरा हुआ मिलता है। कबीर ने कहा, और हर बार किलर हमसे बस कुछ मिनट आगे होता है। मैं खिड़की के पास गया। नीचे गली सुनसान थी, लेकिन बारिश से भीगी मिट्टी पर मुझे ताजे जूतों के निशान दिखाई दिए। कोई अभी अभी वहां से भागा था। मैंने धीरे से कहा, वह चाहता था कि हम यह लाश देखें। अजय ने पूछा, मतलब? मैंने तस्वीर उठाई। मतलब यह मर्डर नहीं, एक मैसेज है। उस रात हम पुलिस स्टेशन लौटे। अजय पुरानी फाइलें निकलवा रहा था। करीब आधे घंटे बाद उसे कुछ मिला। शांतनु मुखर्जी। उसने फाइल खोली। 1970 में वह एक न्यूज़पेपर फोटोग्राफर था। मैंने पूछा, और राघव बोस? अजय ने धीरे से कहा, राघव के केस की कवरेज यही करता था। कमरे में हल्की खामोशी छा गई। मैंने धीरे से कहा, मतलब दोनों एक दूसरे को जानते थे? अजय ने सिर हिलाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने फाइल से एक अखबार की कटिंग निकाली। हेडलाइन थी, फोटोग्राफर नीलांश सेन कैप्चर्स एक्सक्लूसिव इमेजेस ऑफ राघव बोस केस। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। नीलांश, शांतनु और राघव, इन तीनों के बीच कोई पुराना संबंध था। लेकिन चौथा आदमी कौन था? यही सबसे बड़ा सवाल था। उस रात लगभग 2 बजे मैं होटल के कमरे में अकेला बैठा था। कबीर सो चुका था। मैं फिर वही तस्वीर देख रहा था। कभी कभी एक डिटेक्टिव को क्लूज से ज्यादा अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना पड़ता है। और मेरा इंस्टिंक्ट मुझे बार बार एक ही बात कह रहा था, कोई हमें देख रहा है। तभी फोन बजा। मैं तुरंत चौंक गया। इतनी रात को? मैंने रिसीवर उठाया। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज आती रही। फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मेरी उंगलियां रिसीवर पर कस गईं। कौन बोल रहा है? हल्की हंसी सुनाई दी। लेकिन लोग अक्सर बोलते हैं। लाइन कट गई। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कबीर उठ बैठा। क्या हुआ? मैंने धीरे से रिसीवर रखा। हमारे किलर ने पहली बार बात की है। अगली सुबह मैं फिर नीलांश के स्टूडियो गया। इस बार अकेला। मुझे उस जगह में कुछ अधूरा लग रहा था। स्टूडियो शांत था, सिर्फ सीलिंग फैन की धीमी आवाज। मैं सीधे डार्क रूम में गया। लाल लाइट अब भी जल रही थी। मैंने कमरे को फिर ध्यान से देखना शुरू किया। और तभी मेरी नजर सिंक के नीचे पड़े एक छोटे मेटल बॉक्स पर गई। वह पहले वहां नहीं था। मैं झुककर उसे उठाने लगा।
तभी पीछे से आवाज आई, कुछ चीजें जितनी दबी रहें उतना अच्छा होता है। मैं तुरंत मुड़ा। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद बाल, पतला शरीर और आंखों में अजीब घबराहट। आप कौन? उसने धीरे से कहा। मेरा नाम हरीश है। मैं यहां काम करता था। मैंने पूछा। नीलाश के साथ? उसने सिर हिलाया। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, आपको यह केस छोड़ देना चाहिए। मैंने शांत स्वर में पूछा, क्यों? उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। क्योंकि, उसने फुसफुसाकर कहा, राघव बोस अकेला नहीं था। मेरे अंदर जैसे बिजली सी दौड़ गई। मतलब? हरीश कुछ सेकंड चुप रहा। फिर धीरे धीरे बोला, 20 साल पहले 4 लोग थे और उनमें से एक, उसकी आवाज कांपने लगी, अब भी जिंदा है। तभी अचानक बाहर से तेज आवाज आई। धड़ाम। किसी ने मुख्य दरवाजा जोर से बंद किया था। मैं और हरीश दोनों चौंक कर बाहर की तरफ देखने लगे। लेकिन अगले ही पल हरीश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी नजर मेरे पीछे थी। मैं धीरे धीरे मुड़ा। डार्क रूम की लाल रोशनी में दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा था। काला कोट, टोपी, और इस बार मैं उसका चेहरा साफ देख सकता था। वह राघव बोस नहीं था, लेकिन उसकी मुस्कान बिल्कुल वैसी ही थी। और फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। उस आदमी की मुस्कान कुछ सेकंड के लिए ही दिखाई दी थी, लेकिन वह मेरे दिमाग में जैसे जम गई। मैं तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। बाहर गली में हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। लोग इधर-उधर भाग रहे थे। ट्राम की घंटियां बज रही थीं। लेकिन वह आदमी गायब हो चुका था। कबीर और अजय भी कुछ मिनट बाद वहां पहुंच गए। क्या हुआ? कबीर ने पूछा। मैंने धीरे से कहा, हम अकेले नहीं हैं। अजय ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। देखा किसे? मैंने जवाब दिया। शायद उसी इंसान को जो यह पूरा खेल चला रहा है। जब हम वापस डार्क रूम में लौटे तो हरीश एक कुर्सी पर बैठा कांप रहा था। उसके हाथ लगातार थरथरा रहे थे। मैं उसके सामने बैठ गया। अब सच बताइए। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, 20 साल पहले राघव बोस अकेला नहीं था। कमरे में सन्नाटा फैल गया। 4 लोग थे और वे खुद को। उसने रुककर मेरी तरफ देखा। द फ्रेम कहते थे। मैंने पहली बार यह नाम सुना था। द फ्रेम। हरीश ने सिर हिलाया। वे लोग तस्वीरों में सच नहीं, डर कैद करते थे। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मतलब? हरीश धीरे धीरे बोला, राघव मर्डर्स करता था, लेकिन बाकी लोग, वे उन क्राइम्स को छुपाते थे। कबीर ने पूछा, बाकी 3 कौन थे? हरीश ने कांपते हाथों से पानी पिया। नीलाश सेन, शांतनु मुखर्जी, और वह अचानक चुप हो गया। मैंने सख्ती से कहा, और कौन? उसने धीरे से जवाब दिया, अमरेश बागची। यह नाम मेरे लिए नया था। अजय ने तुरंत पूछा, वह अब कहाँ है? हरीश ने सिर हिलाया। कोई नहीं जानता। राघव की गिरफ्तारी के बाद वह गायब हो गया। हरीश ने हमें एक और चीज दी, एक पुरानी ऑडियो टेप। नीलाश ने मरने से पहले मुझे यह छुपाने को कहा था। मैंने टेप रिकॉर्डर चलाया। कुछ सेकंड तक सिर्फ स्टैटिक आवाज आई। फिर
एक आदमी की आवाज सुनाई दी। अगर यह टेप किसी को मिल रही है तो शायद मैं जिंदा नहीं हूं। वह नीलाश सेन की आवाज थी। कमरे में सब चुप हो गए। मैंने 20 साल पहले गलती की थी। हमने सोचा था कि हम बच जाएंगे, लेकिन राघव जैसा आदमी कभी किसी को छोड़ता नहीं। टेप अचानक थोड़ी हिलने लगी। फिर नीलाश की आवाज और धीमी हो गई। वह वापस आ चुका है, या शायद वह कभी गया ही नहीं था। टेप अचानक बंद हो गई। कमरे में सिर्फ मशीन की घूमती आवाज बची। कबीर ने धीरे से कहा, इसका मतलब। मैंने उसकी बात पूरी की। राघव की मौत के बाद भी कोई उसका खेल जारी रखे हुए था। उस रात मैं लगातार एक ही चीज सोचता रहा। अगर द फ्रेम सच था तो फिर यह मामला सिर्फ मर्डर्स का नहीं था। यह ब्लैकमेल, कवर अप और पुराने क्राइम्स का जाल था। लेकिन सबसे जरूरी सवाल अब भी वही था, अमरीश बागची कहाँ है? तभी अचानक मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। मैंने तुरंत कबीर की तरफ देखा। तस्वीर? कौन सी? मैंने पुरानी ग्रुप फोटोग्राफ उठाई, फिर उसे लैंप के नीचे ध्यान से देखा। और तभी मुझे कुछ दिखाई दिया। तस्वीर के पीछे एक छोटी सी मुहर बनी थी, एक स्टूडियो स्टैम्प। उस पर लिखा था, रॉय सन्स फ्यूनरल फोटोग्राफी। कबीर चौंक गया। फ्यूनरल फोटोग्राफी? मैंने धीरे से कहा, पुराने समय में लोग मौत के बाद भी तस्वीरें खिंचवाते थे। लेकिन सवाल यह है, यह फोटो वहीं क्यों डेवलप हुई? अजय ने पूछा। मतलब? मैंने तस्वीर को फिर देखा। मतलब, जिसने यह तस्वीर ली उसे मौतों से लगाव था। कमरे में ठंडी खामोशी फैल गई। करीब आधी रात। मैं होटल लौट रहा था। सड़क लगभग खाली थी। तभी मुझे पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। धीमी, नपी तुली। मैं रुका। आवाज भी रुक गई। मैंने पीछे देखा। सड़क पर सिर्फ धुंध थी और एक आदमी जो सड़क के दूसरी तरफ खड़ा था। काला कोट। वह धीरे धीरे सिगरेट जला रहा था। आग की हल्की रोशनी में उसका चेहरा कुछ सेकंड के लिए दिखाई दिया, और उसी पल मेरे अंदर जैसे ठंड उतर गई, क्योंकि वह चेहरा राघव बोस से मिलता था। पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना कि कोई भी डर जाए। उस आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा, फिर अपनी टोपी नीचे की और धुंध में गायब हो गया। मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, और पहली बार मुझे महसूस हुआ, यह किलर सिर्फ खेल नहीं खेल रहा। वह चाहता है कि मैं डरूं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि शायद वह मुझे बहुत पहले से जानता था। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया। खिड़की के बाहर कलकत्ता की सड़कें भीगी हुई थीं, और मेरे दिमाग में बार बार वही चेहरा घूम रहा था। वह आदमी जिसकी मुस्कान राघव बोस जैसी थी। कभी कभी एक डिटेक्टिव को क्लूज से ज्यादा अपने डर पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि डर अक्सर सच के सबसे करीब होता है। सुबह करीब 7 बजे दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। कबीर ने दरवाजा खोला। बाहर इंस्पेक्टर अजय खड़ा था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। हमें अभी चलना होगा, मैंने पूछा। क्या हुआ? अजय ने धीरे से कहा, हमें अमरीश बागची मिल गया है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। कबीर तुरंत सीधा खड़ा हो गया। जिंदा? अजय ने सिर हिलाया।
हाँ, लेकिन शायद ज्यादा देर नहीं। करीब 1 घंटे बाद हम शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे। वहां एक पुराना पोर्चुगीज चर्च था। टूटी दीवारें, काई जमी सीढ़ियां और चारों तरफ अजीब सन्नाटा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। अजय ने धीरे से कहा, सूचना मिली थी कि एक बूढ़ा आदमी कई सालों से यहां छुपकर रह रहा है। मैंने चर्च की तरफ देखा। न जाने क्यों उस जगह में मौत की गंध थी। हम अंदर गए। चर्च लगभग खाली था। सिर्फ मोमबत्तियों की हल्की रोशनी और हवा में धूप की गंध। फिर हमें पीछे के कमरे से खांसी की आवाज सुनाई दी। कबीर तुरंत आगे बढ़ा। कमरे के अंदर एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। सफेद दाढ़ी, कमजोर शरीर और आंखों में लगातार डर। अजय धीरे से बोला, अमरीश बागची। उस आदमी ने कांपते हुए सिर उठाया और अगले ही पल उसकी आंखों में ऐसा डर आया जैसे उसने भूत देख लिया हो। नहीं, उसकी आवाज कांप रही थी। उसे यहां मत लाओ। मैं धीरे धीरे उसके सामने बैठ गया। किसे? अमरीश ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। राघव। कमरे में खामोशी फैल गई। मैंने शांत स्वर में पूछा, राघव बोस मर चुका है? अमरीश अचानक हंस पड़ा, लेकिन वह हंसी पागलों जैसी थी। यही गलती सबने की। हमने भी। कबीर ने पूछा, सच क्या है? अमरीश कुछ पल तक चुप रहा। फिर धीरे धीरे बोला, राघव सिर्फ किलर नहीं था। वह लोगों के डर को समझता था। वह कहता था, अगर इंसान के दिमाग में डर बैठ जाए तो उसे बिना छुए भी मारा जा सकता है। मेरे दिमाग में अचानक केस 8 की याद चमकी। आर्यन, माइंड गेम्स, साइकोलॉजी। लेकिन यह मामला अलग था। बहुत ज्यादा अंधेरा। अमरीश ने कांपते हाथों से पानी पिया। हम 4 लोग थे। मैं, नीलाश, शांतनु और राघव। हम क्राइम सीन्स की तस्वीरें लेते थे। पहले क्यूरियोसिटी थी, फिर आदत बन गई। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। लेकिन राघव, वह अलग था। उसे मौत सुंदर लगती थी। कमरे में ठंडी खामोशी फैल गई। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? अमरीश ने जवाब दिया, एक रात राघव ने पहली हत्या की। कबीर धीरे से बोला, और तुम लोगों ने उसे रोका नहीं? अमरीश की आंखें भर आईं। नहीं, हम डर गए थे। और धीरे धीरे हम उसके साथ फंसते चले गए। मैंने पूछा, लेकिन उसकी फांसी? अमरीश अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ सेकंड बाद उसने फुसफुसाकर कहा, जिस आदमी को फांसी हुई थी वह राघव नहीं था। कमरे की हवा जैसे जम गई। कबीर तुरंत खड़ा हो गया। क्या? अजय भी अवाक रह गया। मैंने धीरे से पूछा, मतलब? अमरीश कांपने लगा। राघव ने अपनी जगह किसी और को मरवाया और फिर गायब हो गया। मेरे अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। इसका मतलब सिर्फ एक था, राघव बोस अब भी जिंदा हो सकता था। अमरीश हमें चर्च के नीचे बने पुराने बेसमेंट में ले गया। सीढ़ियां नम थीं और नीचे घुप अंधेरा। कबीर ने टॉर्च जलाई। नीचे पहुंचकर मैंने जो देखा, उसने कुछ सेकंड के लिए मेरी सांस रोक दी। सैकड़ों फोटोग्राफ्स दीवारों पर टंगी हुई। कुछ मर्डर सीन्स, कुछ एक्सीडेंट विक्टिम्स, कुछ रोते हुए लोग, और हर तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी।
अमरेश ने धीरे से कहा। राघव इन्हें अपना कलेक्शन कहता था। मैं तस्वीरें देखता रहा। फिर अचानक मेरी नजर एक फोटो पर जाकर रुक गई। वह हाल की तस्वीर थी, बहुत हाल की। उसमें मैं था, मैं और कबीर, नीलाश के स्टूडियो के बाहर खड़े हुए। मेरे हाथ धीरे धीरे ठंडे पड़ गए। इसका मतलब कोई हमें लगातार फॉलो कर रहा था। और तभी मेरी नजर उस तस्वीर के कोने पर गई। वहां तारीख लिखी थी, कल। कबीर भी समझ चुका था। मतलब, मैंने धीरे से कहा, हम पर नजर रखने वाला यहीं आसपास है। और तभी ऊपर चर्च के अंदर से आवाज आई, धीमी लेकिन साफ, टक टक टक, जैसे कोई लकड़ी की फ्लोर पर धीरे धीरे चल रहा हो। अमरेश का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए फुसफुसाया, वह आ गया। बेसमेंट की हवा अचानक और ठंडी लगने लगी थी। ऊपर से आती कदमों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, टक टक टक, जैसे कोई जानबूझकर धीरे चल रहा हो। अमरेश बागची दीवार से टिक गया। उसकी आंखों में वही डर था जो सिर्फ उस इंसान की आंखों में होता है जिसने मौत को बहुत करीब से देखा हो। कबीर ने धीरे से रिवॉल्वर निकाला। कितने लोग हो सकते हैं ऊपर? अजय ने जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन जो भी है उसे पता है कि हम यहां हैं। मैंने बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ देखा। कदमों की आवाज अचानक बंद हो गई। और वही चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, खामोशी। कुछ सेकंड तक पूरा बेसमेंट बिल्कुल शांत रहा। फिर ऊपर से एक चीज लुढ़कती हुई नीचे आई। धप धप धप। कबीर तुरंत पीछे हट गया। वह एक फोटोग्राफ थी, पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। मैंने उसे उठाया और अगले ही पल मेरे चेहरे का रंग बदल गया। तस्वीर में एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके पीछे खड़ा था राघव बोस। इस बार चेहरा साफ था, ठंडी आंखें, हल्की मुस्कान और वही टोपी। लेकिन सबसे डरावनी बात कुछ और थी। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, आज रात। कबीर ने तुरंत कहा, यह इम्पॉसिबल है। अजय ने धीरे से फुसफुसाया, कोई हमारे साथ खेल रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में दूसरी बात चल रही थी। अगर यह फोटो आज की है तो इसका मतलब या तो राघव जिंदा है या कोई उसकी पहचान इस्तेमाल कर रहा है। और दोनों ही हालत खतरनाक थीं। तभी अचानक ऊपर चर्च की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा बेसमेंट अंधेरे में डूब गया। अमरेश चीख पड़ा, नहीं नहीं, वह यही करता था। अगले ही पल गोली चलने की आवाज गूंजी। धड़ाम। कबीर ने तुरंत मुझे नीचे खींच लिया। दूसरी गोली दीवार से टकराई। अजय चिल्लाया, सब नीचे रहो। अंधेरे में सिर्फ सांसों और भागते कदमों की आवाजें थीं। मैंने धीरे से अपनी पॉकेट टॉर्च निकाली और जैसे ही लाइट जली, एक आदमी सीढ़ियों के ऊपर खड़ा दिखाई दिया। काला कोट, टोपी और हाथ में रिवॉल्वर। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था, लेकिन इस बार मैंने उसकी आंखें देखीं। वो आंखें इंसान की कम और शिकारी की ज्यादा लग रही थीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत करीब आ गए हो सुगम कौशिक। मेरे हाथ अपने आप कस गए। तुम कौन हो? वह हंसा, धीमी ठंडी हंसी।
गलत सवाल। तुम्हें पूछना चाहिए कि मैं कितने समय से तुम्हें देख रहा हूं। अगले ही पल उसने गोली चलाई। मैं नीचे झुक गया। कबीर ने जवाबी फायर किया, लेकिन वह आदमी अंधेरे में गायब हो चुका था। कुछ सेकंड बाद लाइट्स वापस आ गईं। बेसमेंट फिर रोशन हो गया। और तभी अजय अचानक चिल्लाया, अमरेश। हमने उसकी तरफ देखा। अमरेश बागची जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके सीने में गोली लगी थी। खून धीरे धीरे फर्श पर फैल रहा था। मैं तुरंत उसके पास पहुंचा। उसकी सांसें टूट रही थीं। उसने कांपते हाथ से मेरा हाथ पकड़ा। वह उसकी आवाज मुश्किल से निकल रही थी। वह तुम्हें इसलिए चुन रहा है। मैं उसके करीब झुका। क्यों? अमरेश की आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता। मेरी सांस रुक गई। क्या? अमरेश ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। वे भी द फ्रेम का हिस्सा थे। और अगले ही पल उसका हाथ ढीला पड़ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, तुम्हारे पिता। कबीर धीरे धीरे मेरी तरफ आया। उसके चेहरे पर भी शौक साफ था। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि पहली बार यह केस सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं रहा था। यह अब मेरे अपने अतीत से जुड़ चुका था। हम बेसमेंट से बाहर निकलने ही वाले थे कि मेरी नजर दीवार पर लगी एक आखिरी तस्वीर पर गई। मैं वहीं रुक गया। उस तस्वीर में 4 आदमी खड़े थे। राघव बोस, नीलाश सेन, शांतनु मुखर्जी और चौथा आदमी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने तस्वीर को हाथ में लिया और अगले ही पल मेरे हाथ कांप गए, क्योंकि वह चेहरा मेरे पिता का था। उस रात के बाद मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मैंने अपने जीवन में बहुत मर्डर्स देखे थे, बहुत झूठ, बहुत डर, लेकिन पहली बार यह मामला मेरे अपने परिवार तक पहुंच चुका था। होटल के कमरे में लौटने के बाद भी मैं देर तक उसी तस्वीर को देखता रहा। मेरे पिता, वही शांत चेहरा, वही गोल चश्मा, और उनके साथ खड़ा था राघव बोस। कबीर खिड़की के पास खड़ा था। वह समझ रहा था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता कैसे इंसान थे? मैंने तस्वीर से नजर हटाए बिना जवाब दिया। ईमानदार, कम बोलने वाले। और मैं रुक गया। उन्होंने कभी अपने अतीत के बारे में ज्यादा बात नहीं की। कमरे में हल्की खामोशी फैल गई। फिर कबीर बोला, हो सकता है वे मजबूरी में इसमें फंसे हों। मैं हल्का सा मुस्कुराया। एक डिटेक्टिव की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, जानते हो? कबीर ने मेरी तरफ देखा। क्या? मैंने धीरे से कहा। जब सच उसके अपने लोगों तक पहुंच जाए, तो वह इम्पार्शियल नहीं रह पाता। अगली सुबह मैं अकेला बैठा नीलांश की डायरी फिर पढ़ रहा था। कई पन्ने पहले भी देख चुका था, लेकिन इस बार मैं हर शब्द को ध्यान से पढ़ रहा था। तभी आखिरी हिस्से में एक पन्ना थोड़ा चिपका हुआ मिला। मैंने उसे धीरे धीरे अलग किया। नीचे कुछ लाइनें लिखी थीं। अगर कोई यह पढ़ रहा है, तो शायद द फ्रेम खत्म हो चुका होगा। लेकिन एक गलती हमने सबसे बड़ी की थी। हमने सोचा था कि राघव सिर्फ एक आदमी है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मैंने आगे पढ़ा। लेकिन राघव एक सोच था, और सबसे पहले जिसने उसका विरोध किया, वह था आरव कौशिक।
मेरी सांस कुछ पल के लिए रुक गई। आरव कौशिक, मेरे पिता। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। मैंने आगे पढ़ा। जब राघव मर्डर्स करने लगा, तब आरव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस रात सब कुछ बदल गया। पन्ना वहीं खत्म हो गया था, जैसे किसी ने जानबूझकर बाकी हिस्सा फाड़ दिया हो। उसी समय कबीर तेजी से कमरे में आया। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। मुझे कुछ मिला है, मैंने पूछा। क्या? कबीर ने पेपर्स मेज पर फैला दिए। वे पुराने रेलवे रिकॉर्ड्स थे। 20 साल पहले जिस आदमी को फांसी दी गई थी, उसकी बॉडी प्रिजन से सीधे क्रिमेशन ग्राउंड नहीं गई। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा। मतलब? कबीर ने गहरी सांस ली। बॉडी बीच रास्ते में गायब हो गई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब यह सिर्फ शक नहीं रहा था। राघव बोस सच में बच निकला था। शाम तक हम फिर उसी पुराने चर्च पहुंचे। मुझे महसूस हो रहा था कि वहां अब भी कुछ छुपा है। बेसमेंट खाली था। अमरेश की बॉडी पुलिस ले जा चुकी थी, लेकिन इस बार मेरी नजर एक छोटी लकड़ी की अलमारी पर गई। वह पहले बंद थी। मैंने उसे खोला। अंदर एक पुराना प्रोजेक्टर रखा था और साथ में कुछ फिल्म रील्स। कबीर ने कहा, चलाकर देखते हैं। हमने प्रोजेक्टर चालू किया। दीवार पर पुरानी फुटेज चलने लगी। शुरुआत में रैंडम सीन्स थे। सड़कें, लोग, पुराना कलकत्ता। फिर अचानक फ्रेम बदला। 4 आदमी एक कमरे में बैठे थे। राघव, नीलाश, शांतनु और मेरे पिता। मेरे हाथ धीरे धीरे कस गए। वीडियो ग्रेनी था, लेकिन आवाज साफ थी। राघव हंस रहा था। मौत से ज्यादा खूबसूरत चीज कोई नहीं। नीलाश चुप था। शांतनु नर्वस लग रहा था। लेकिन तभी मेरे पिता अचानक उठे। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम पागल हो चुके हो राघव। कमरे में कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर राघव धीरे धीरे मुस्कुराया। वह कैमरे की तरफ देखने लगा और उसी पल मुझे उसकी आंखें साफ दिखाई दीं। ठंडी, बिल्कुल इमोशनलेस। फिर उसने कहा, आरव, एक दिन तुम्हारा बेटा भी मेरी कहानी का हिस्सा बनेगा। मेरे पूरे शरीर में जैसे ठंड दौड़ गई। कबीर ने प्रोजेक्टर बंद कर दिया। कमरे में फिर अंधेरा छा गया और तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई। धीमी, टक टक टक। हम दोनों तुरंत मुड़े। बेसमेंट के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। काला कोट, टोपी, लेकिन इस बार वह छुप नहीं रहा था। उसने धीरे धीरे टोपी उतारी और पहली बार मैंने उसका चेहरा साफ देखा। वह बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा, लेकिन उसकी आंखें अब भी वैसी ही थीं। ठंडी, खाली, खतरनाक। राघव बोस। वह हल्का सा मुस्कुराया। आखिरकार हम मिल ही गए सुगम कौशिक। उस पल समय जैसे रुक गया था। मेरे सामने खड़ा आदमी 20 साल पुरानी मौत से वापस लौटा हुआ एक साया था। राघव बोस, जिसे दुनिया मर चुका मानती थी। लेकिन सच हमेशा कागजों से बड़ा होता है। बेसमेंट की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी त्वचा बूढ़ी हो चुकी थी। बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसकी आंखें अब भी वैसी थीं, ठंडी, जैसे सामने इंसान नहीं, बस एक ऑब्जेक्ट खड़ा हो।
कबीर ने तुरंत रिवॉल्वर उसकी तरफ तान दिया। हिलना मत। राघव हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें सच में लगता है मैं यहां बिना तैयारी के आया हूं? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें अजीब कॉन्फिडेंस था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुमने यह सब क्यों किया? राघव ने मेरी तरफ देखा। गलत सवाल। तुम्हें यह पूछना चाहिए कि मैंने यह सब इतने साल बाद क्यों शुरू किया। कमरे में कुछ पल खामोशी रही। फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी फोटोग्राफ निकाली। उसने वह फोटो मेरी तरफ उछाल दी। मैंने उसे उठाया और अगले ही पल मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। वह तस्वीर मेरे पिता की थी, लेकिन वह किसी पुलिस फाइल की नहीं थी। वह एक क्राइम सीन फोटो थी। मेरे पिता जमीन पर पड़े थे, खून, टूटा हुआ चश्मा और आंखों में डर। मेरे हाथ कांप गए। यह मेरी आवाज भारी हो गई। यह कहां से मिली? राघव धीरे से हंसा। मैंने खींची थी। कमरे में सन्नाटा जम गया। कबीर गुस्से में आगे बढ़ा। हरामी। लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया, क्योंकि उस वक्त मुझे सिर्फ एक चीज जाननी थी। मेरे पिता की मौत कैसे हुई? राघव की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और पहली बार उसकी आंखों में हल्की गंभीरता दिखाई दी। तुम्हारे पिता अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। राघव धीरे धीरे बेसमेंट में चलने लगा, जैसे वह कोई कहानी सुना रहा हो। तुम्हारे पिता पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की। जब बाकी सब डर गए थे, तब भी वह खड़े रहे। मेरे हाथ अब भी तस्वीर पर जमे हुए थे। राघव आगे बोला, उन्होंने पुलिस के पास जाने का फैसला किया, लेकिन वह हल्का सा मुस्कुराया। मैंने उन्हें पहले ढूंढ लिया। मेरे अंदर गुस्सा धीरे धीरे उबल रहा था। तुमने उन्हें मारा। राघव कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने कहा, नहीं। मैं चौंक गया। क्या? राघव ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने खुद को गोली मारी। कबीर ने गुस्से में कहा, झूठ। लेकिन राघव शांत रहा। मैंने उन्हें सिर्फ एक चॉइस दी थी, अपने परिवार को बचाओ या सच बाहर आने दो। मेरी सांसें भारी होने लगीं। राघव धीरे से बोला, उन्होंने अपने बेटे को चुना। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या यह सच था, या यह सिर्फ एक और माइंड गेम? क्योंकि राघव जैसे लोग सिर्फ इंसानों को नहीं मारते, वे उनके अंदर की सच्चाई भी तोड़ देते हैं। तभी राघव ने अचानक मेरी तरफ देखा। तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों चुना? मैं चुप रहा। वह मुस्कुराया, क्योंकि तुम अपने पिता जैसे हो। तुम भी सच के पीछे भागते हो, चाहे वह तुम्हें तोड़ ही क्यों न दे। कबीर ने कहा, बस बहुत हुआ। उसने राघव की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन उसी पल राघव ने एक अजीब बात कही, अगर मैं मर गया तो बाहर 10 लोग मर जाएंगे। कबीर रुक गया। मैंने तुरंत पूछा, क्या मतलब? राघव की आंखों में फिर वही ठंडी चमक लौट आई। मैंने पूरे शहर में कुछ फोटोग्राफ्स भेजी हैं, और हर फोटो के पीछे एक आदमी का नाम लिखा है। अगर मैं वापस नहीं लौटा तो वे लोग मर जाएंगे। कमरे में खामोशी फैल गई। मैं समझ चुका था, यह सिर्फ कॉन्फेशन नहीं था, यह ट्रैप था। राघव चाहता था कि मैं उसे अरेस्ट न कर सकूं, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, डर।
तभी कबीर की नजर प्रोजेक्टर टेबल पर पड़ी। वहां एक और फिल्म रील रखी थी। उसने तुरंत उसे उठाया। यह क्या है? राघव पहली बार थोड़ा असहज दिखाई दिया। और वही काफी था। मैंने तुरंत रील प्रोजेक्टर में डाली। वीडियो शुरू हुई। लेकिन इस बार फुटेज अलग थी। यह उसी रात की रिकॉर्डिंग थी जिस रात मेरे पिता मरे थे। मेरी सांसें रुक गईं। वीडियो में मेरे पिता कुर्सी पर बैठे थे। राघव सामने खड़ा था। दोनों के बीच बहस हो रही थी। फिर अचानक मेरे पिता ने कहा, तुम डरते हो? राघव हंसा। मैं? मेरे पिता धीरे धीरे बोले, हाँ, तुम्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि एक दिन लोग तुम्हें भूल जाएंगे। राघव का चेहरा बदल गया। पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई दिया। और तभी वीडियो अचानक हिल गई। एक गोली चली। लेकिन गोली मेरे पिता ने खुद को नहीं मारी थी, राघव ने चलाई थी। कमरे में सन्नाटा जम गया। मेरे अंदर जैसे आग भड़क उठी। मैंने धीरे धीरे राघव की तरफ देखा। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। अब उसके चेहरे पर सिर्फ एक चीज थी, नफरत। उस बेसमेंट में कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। प्रोजेक्टर की घूमती आवाज अब भी चल रही थी। और दीवार पर फ्रीज हुई तस्वीर में मेरे पिता का चेहरा दिखाई दे रहा था। एक ऐसा चेहरा जिसने आखिरी पल तक डर से लड़ने की कोशिश की थी। मेरे अंदर गुस्सा उबल रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा एक अजीब शांति थी। क्योंकि अब आखिरकार सच सामने था। राघव बोस झूठ बोल सकता था, लोगों को मैनिपुलेट कर सकता था, लेकिन कैमरा नहीं। और आयरनी यही थी, जिस आदमी ने पूरी जिंदगी तस्वीरों का इस्तेमाल दूसरों को डराने के लिए किया, आखिर में वही तस्वीरें उसके खिलाफ खड़ी हो गईं। कबीर ने रिवॉल्वर और कसकर पकड़ा। खत्म हो गया खेल। राघव धीरे धीरे मुस्कुराया। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान कमजोर थी। तुम सच में ऐसा सोचते हो? वह मेरी तरफ देखने लगा। सुगम, तुम अभी भी समझे नहीं। लोग सच से नहीं डरते, वे अपने अंदर छुपे अंधेरे से डरते हैं। मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। और तुम किससे डरते हो? कुछ सेकंड तक वह चुप रहा। शायद पहली बार किसी ने उससे यह सवाल पूछा था। फिर उसने हल्की हंसी के साथ कहा, भूल जाने से। कमरे में सन्नाटा फैल गया। और उसी पल मुझे सब समझ आ गया। राघव को मर्डर्स से प्यार नहीं था, उसे कंट्रोल से प्यार था। लोगों के दिमाग में हमेशा जिंदा रहने की बीमारी थी उसे। वह चाहता था कि लोग उससे डरते रहें, उसका नाम याद रखें, चाहे वह मर भी जाए। और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने धीरे धीरे प्रोजेक्टर बंद कर दिया। कमरा अंधेरे में डूब गया। राघव ने मेरी तरफ देखा। क्या कर रहे हो? मैंने शांत आवाज में कहा। तुम सही थे। डर बहुत ताकतवर चीज है, लेकिन एक चीज उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। राघव चुप रहा। मैं उसके करीब गया। भूल जाना। उसकी आंखों में पहली बार हल्की बेचैनी दिखाई दी। मैंने आगे कहा, तुम पूरी जिंदगी लेजेंड बनना चाहते थे, लेकिन सच यह है, दुनिया तुम्हें याद नहीं रखेगी। वे सिर्फ तुम्हारे विक्टिम्स को याद रखेंगे। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। मैं अब भी बोल रहा था, तुम सोचते थे कि तुम लोगों के दिमाग से खेलते हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ एक डरा हुआ आदमी थे, जिसे अकेले मरने से डर लगता था।
कमरे में खामोशी जम गई। राघव की आंखें अब बदल चुकी थीं। पहली बार उनमें गुस्सा नहीं था, डर था, और शायद हार भी। तभी अचानक बाहर पुलिस सायरन्स की आवाज गूंजने लगी। अजय ने रीइंफोर्समेंट बुला ली थी। राघव ने धीरे धीरे सिर झुका लिया, फिर हल्का सा हंसा। इंटरेस्टिंग। बहुत साल बाद किसी ने मुझे समझा। कबीर आगे बढ़ा। हथियार नीचे रखो। राघव कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी रिवॉल्वर जमीन पर रख दी। लेकिन अगले ही पल उसने जेब से एक छोटी फोटोग्राफ निकाली। उसने उसे कुछ सेकंड तक देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने तुरंत उसकी तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राघव ने अचानक अपनी जेब से साइनाइड कैप्सूल निकाला और निगल लिया। कबीर चिल्लाया, नहीं। मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसके होठों से खून निकलने लगा। उसकी सांसें टूट रही थीं। फिर भी उसकी आंखें अब भी मेरी तरफ थीं। वह धीरे से फुसफुसाया, अब तुम मेरी आखिरी तस्वीर हो। और अगले ही पल उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई। राघव बोस मर चुका था। इस बार सच में। 3 दिन बाद कलकत्ता फिर अपने पुराने शोर में लौट चुका था। ट्रामें चल रही थीं। बारिश हो रही थी। लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। लेकिन मेरे अंदर अब भी एक अजीब खामोशी थी। मैं और कबीर स्टेशन पर खड़े थे। ट्रेन आने में कुछ देर थी। कबीर ने धीरे से पूछा, क्या सोच रहे हो? मैंने सिगरेट की बुझती राख को देखा। यह कि कुछ लोग मरने के बाद भी खत्म नहीं होते। कबीर चुप रहा। मैंने आगे कहा, वे अपने पीछे कहानियां छोड़ जाते हैं। और कहानियां? मैं हल्का सा मुस्कुराया। बहुत लंबे समय तक जिंदा रहती हैं। तभी मेरी नजर सामने बैठे एक छोटे लड़के पर गई। वह अपने पिता की पुरानी कैमरा से तस्वीरें खींच रहा था। मासूम, खुश, और उसी पल मुझे पहली बार एहसास हुआ, कैमरा कभी खतरनाक नहीं था। खतरनाक हमेशा वह इंसान होता है जो उसके पीछे खड़ा होता है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। मैंने आखिरी बार कलकत्ता की तरफ देखा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी और धुंधली सड़क के उस पार कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे कोई काला कोट पहने खड़ा है। मैं ध्यान से देखने लगा, लेकिन अगले ही पल वह भीड़ में गायब हो चुका था। शायद वह सिर्फ मेरा भ्रम था, या शायद कुछ कहानियां सच में कभी खत्म नहीं होती। मैं ट्रेन में चढ़ गया और कलकत्ता धीरे धीरे पीछे छूट गया। तो दोस्तों, सच और यादों के इस खेल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि सुगम कौशिक की यह फाइल आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी रहस्यों की इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं और मेरी अगली जांच में मेरे साथ रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी सुराग आपसे छूट न जाए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? या फिर अगर आपके पास भी कोई ऐसी अनसुलझी कहानी है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं हर एक कमेंट को गौर से पढ़ता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर करके इस जासूसी सफर को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। अंत तक मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संभल कर रहिएगा, क्योंकि शहर की इन अंधेरी गलियों में राज अभी और भी बाकी हैं।
मिलते हैं अगली फाइल के साथ।